नमस्ते छात्रों, मेरी कक्षा में आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी लेकर आई हूँ। इससे पहले तासिका में मैंने आपको नुक्कड़ नाटक विधा का परिचय दे दिया है। मतलब नुक्कड़ नाटक कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, इसे पूरी दुनिया में प्रस्तुत करने का तथा जानकारी देने का काम सफदर हाशमी जी ने किया है। यह मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। उसकी विशेषताओं के बारे में बता दिया है। विधा परिचय पहले तासिका में समाप्त हो गया है। अब देखिए मौसम, उसमें पहला हिस्सा एक नुक्कड़ नाटक संवादों के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया जाता है। छोटे छोटे विषय, छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से वह आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। हमेशा की तरह लेखक का परिचय। अरविंद गौड़ जी का जन्म 2 फरवरी 1963 को शाहदरा, जो दिल्ली में है, वहाँ पे हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूल से शिक्षा पूर्ण करके आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। वहाँ से आपका थिएटर और पत्रकारिता की ओर रुझान लगा हो गया। थिएटर से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विविध आंदोलनों में बुनियादी भूमिका आपने अदा की है। नुक्कड़ नाटककार के रूप में आप जाने जाते हैं। आपके नुक्कड़ नाटक देश विदेश में भी मंचित हो गए हैं। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में आपको बता दें। नुक्कड़ पर दस्तक, ये नुक्कड़ नाटक संग्रह है। अनटाइल्ड आई विल नॉट क्राई, ये एहसास है। एकल नाट्य, 1 एक्ट प्ले जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, मराठी में एक पात्री प्रयोग कहा जाता है, तथा कुछ पटकथाएं। गौड़ जी निर्देशित नाटक कोर्ट मार्शल का भारत में 450 से भी अधिक बार मंचन हो चुका है। अब पाठ परिचय की तरफ हम मुड़ते हैं। अरविंद गौड़ जी ने मौसम नुक्कड़ नाटक में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न सामाजिक समस्याओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैसे सामाजिक समस्या कौन सी है कि पानी की समस्या है, दिन ब दिन वह विकराल रूप धारण करती जा रही है। हम निसर्ग के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, इसलिए ऋतुचक्र में परिवर्तन हो गया है। समय पर बारिश नहीं होती है, होती भी है तो कहीं पे बहुत कम होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है। पानी को हम संचित नहीं कर पा रहे। जहाँ संचय है वहाँ विभिन्न उद्योगों के कारण पानी प्रदूषित होता जा रहा है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण जल के बहाव में रुकावट आ रही है। सीवरों में कूड़े कचरे के साथ प्लास्टिक जमा हो रहा है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक ने इन समस्याओं का चित्रण कर सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मतलब देखिए कि हमारे सामने अनेक सारी समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, ऋतुचक्र बदल रहा है, कभी तेज बारिश होती है, अचानक तेज बारिश होती है, बादल फट जाते हैं, बाढ़ आती है, कुछ इलाके में बारिश नहीं होती है, एकदम सूखा पड़ जाता है। इसी तरह से कि हम पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक तरह का प्रदूषण हो रहा है। जैसे वायु प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। अनेक तरह के प्रदूषणों के कारण इसका निसर्ग पर जो परिणाम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिसे जागतिक तापमानवाढ़ कहा जाता है, इसकी बढ़ोतरी के कारण ये सारा परिणाम धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगा है। और यही 1 से लेकर
9 दृश्यों के बीच में छोटे छोटे संवादों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का बहुत बढ़िया ढंग से प्रयत्न लेखक ने किया है। पहला दृश्य है, अब देखिए कोई भी गीत, अब ये नुक्कड़ नाटक है। पहले ही मैंने बता दिया है कि नुक्कड़ से तात्पर्य है चौराहा, चौक, किसी सोसाइटी के आंगन में, स्कूल कॉलेज के मैदानों में प्रस्तुत किया जाता है। जनमानस तक पहुंचाने का सबसे बढ़िया साधन माना जाता है। आजकल तो सरकारी योजनाओं के बारे में भी तथा आज जो हम लोगों के सामने बहुत बड़ी बीमारी कोविड-19 आ चुकी है, उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए, सावधानता बरतने के लिए नुक्कड़ नाटकों का ही सहारा लिया जा रहा है। अनेक सारे विषय है, स्त्री भ्रूण हत्या है, पानी बचाओ, अनेक सारे विषय है। इससे पहले मैंने आप लोगों को विषयों के बारे में भी बता दिया है। अब लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए गोल आकार में यह छात्र, कुछ सामाजिक संस्थाएं ये अपनी अपनी तरफ से ये नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने से पहले कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह पहले गीत की शुरुआत करते हैं। देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, देख ले वो इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से। ये गीत प्रस्तुत करते समय वह छात्र जब गाना शुरू कर देते तो धीरे धीरे आते जाते लोग इनकी तरफ मुड़ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है और सुनने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला दृश्य है, मैं आप लोगों को बताऊं। एक आदमी है, ये देख, दूसरा आदमी कहता है भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को तो पी लिया हो गया है क्या। पहला आदमी कहता है अरे यही पानी हम सबके घरों में आता है और इस पानी की ही वजह से यह मेरा हाल हो गया है। तो अब दूसरा आदमी कहता है यार तू तो गंजा हो गया एकदम। इसी तरह से देखिए कि पहले दृश्य में बाकी का हिस्सा भी है जो कि मैं आप लोगों को पढ़कर बताऊं कि आदमी पहला कहता है अरे तेरे तो बहुत बाल है, तू तो कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। दूसरा आदमी कहता है मेरे घर में भी तो ऐसा ही पानी आता है, लेकिन मैं मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेता हूँ। वो 90 रुपए वाला, हाँ वही, मैं और मेरी बीवी वही पानी पीते हैं और नहाने के लिए भी उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कभी नहीं लाऊं तो मेरी बीवी नहाती नहीं। अरे तेरी की। मतलब देखिए कि पहले दृश्य में लेखक आप लोगों के सामने जो गंदे पानी की बात कर रहे हैं कि आजकल बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तो है ही, वह वायु प्रदूषण कर रहा है, लेकिन उसमें से इस्तेमाल किया हुआ गंदा पानी, शहरों से गंदी नालियों से निकलने वाला गंदा पानी जो बहकर नदी के भीतर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसके भीतर जो जीव होते हैं वह तो मर ही जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो गंदा पानी हम लोगों के नल के माध्यम से घर तक पहुंच जाता है, अगर उसे हम साफ करके नहीं पीते हैं तो फिर हमें पानी से जुड़ी हुई बीमारियां होने लगती है। जैसे इन संवादों में लेखक बताना चाहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बातें करता है, अरे तू तो गंजा हो गया, मतलब पूरे बाल उचट गए हैं। कैसे हो गया? क्योंकि आजकल ये पानी है ना, ये पानी पीले रंग का है। जैसे पीले रंग की बीमारी, यानी कि मराठी में उसे कावेड़ी कहा जाता है। ऐसी बीमारी हो जाती है कि पूरा बदन पीला पीला, आंखें पीली पड़ जाती है। ऐसे में ये पानी इतना गंदा है, ये पानी को तो पी लिया जैसी बीमारी हो गई है शायद। तो वो कहता है कि हमारे घर में भी ऐसा ही गंदा पानी आता है, लेकिन हम तो ऐसा पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम पीते भी नहीं है और इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। हमारी बीवी तो देखो कि ये बड़े वाले जार लेकर आते हैं और उसे ही नहाते हैं और वही बड़े जार वाला पानी ही पीते हैं। देखो, इसलिए तो मेरे बाल अभी भी मेरे सिर पर है। दूसरे दृश्य में आप लोगों को बताए, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, अरे भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी। दूसरा आदमी कहता है लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। अरे खुद ही देख लो,
कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आदमी तीसरा कहता है भैया देखना, दिसंबर जनवरी में बारिश होगी बेमौसम। दूसरे दृश्य में कहा है कि देखो आजकल बारिश नियमित रूप में होने के बजाय उसमें अनियमितता कैसे आ गई है कि पूरी दुनिया में कलयुग फैला हुआ है। कलयुग, और वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से। कूड़ा करकट तुम फैलाओ, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। पहला आदमी कहे अच्छा जी भाई साहब, और जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर चला जाता है? वही जहाँ बाकी की फैक्ट्रियों का चला जाता है। बोलो सभी नदियों की जय जय। आदमी कहता है दूसरा बस इसीलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है। आदमी चौथा कहते हैं आपके कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज हो गई है? आदमी कहते जी नहीं, हम सबकी वजह से। मतलब देखिए इस दूसरे दृश्य में लेखक आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जल प्रदूषण के लिए हम लोग ही जिम्मेदार है। बड़े बड़े कारखानदार जो गंदा पानी या शहर से निकलने वाला पानी, जो गंदा पानी है गंदी नाली के माध्यम से या रासायनिक फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी, वह सारा पानी जो है वह नदियों में बहा दिया जाता है। लेकिन यहाँ लोग हैं कि खुद को जिम्मेदार नहीं समझते हैं, खुद गलती करते हैं, खुद पानी प्रदूषित करते हैं, लेकिन जिम्मेदार किसी और को ठहराया जाता है। इसीलिए तो जबकि हम लोग ही उसके बीज है, हम लोग ही उसके लिए कारणवश है, ऐसा मनुष्य नहीं मान रहा है। इसलिए लोगों को ये बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि जल प्रदूषण करने के लिए रोकने का धर्म हर एक व्यक्ति का है, नहीं तो आगे चलकर हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तीसरे दृश्य में चलो 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 शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। दूसरी लड़की कहती लेकिन आपको खरीदना क्या है? लड़की पे मुझे जो 4-5 छाते खरीदने हैं। अरे आप इतने छातों का क्या करोगी? बारिश तो इस बार हुई नहीं। अरे तुमने न्यूज़ नहीं देखी? कश्मीर में बाढ़ आ गई है बादल फटने की वजह से, लेकिन बाढ़ में छाते भी क्या कर लेंगे? लड़की कहती है तो एक काम करते हैं ना, हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही ले लेते हैं। लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अरे चिंता मत करो, मेरे पास टायर ट्यूब भी है। मतलब देखिए तीसरे दृश्य में जबकि उत्तराखंड में बारिश हुई है और लोग यहाँ छाते खरीद रहे, ये कहाँ क्या? और जबकि बादल फट जाते हैं तो ये छाता उसके लिए क्या उपयोग कर सकता है, कैसे हम उसकी मदद ले सकते हैं? लेकिन देखिए लोगों की मानसिकता कैसी है कि क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं। हम चौथे दृश्य की तरफ जा रहे हैं। एक दोस्त दूसरा दोस्त अपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेते, इतनी गर्मी हो रही है। दूसरा दोस्त कहता है कि मैंने सुना है एसी से गैस निकलता है, उससे वो परत यानी कि वो ओजोन परत, ओजोन का स्तर उसमें छेद हो जाता है। दोस्त कहता है पहला अरे आपके एक एसी की वजह से कौन से छेद नहीं होने, मतलब कोई छेद नहीं होने वाला है। मेरे ऑफिस में 6 एसी लगे हुए हैं। मेरी बीवी को तो सर्दी में भी एसी चाहिए, एसी चलाकर 2-2 कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। अरे देखिए लोगों की मानसिकता कैसी है। चौथे दृश्य में बताया है कि आप लोगों को भी मालूम है कि पर्यावरण प्रदूषण होने के लिए से ओजोन के स्तर में छेद हो गए हैं। ये साइंस की दृष्टि से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया है, जिसके कारण जो कि जागतिक तापमान बढ़ने के कारण ओजोन का स्तर जो है कि धीरे धीरे उसमें छेद होने लगे हैं। और ओजोन का स्तर अगर धीरे धीरे वह कम होने लगेगा तो अति नील किरणों का परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, जो कि पूरी सृष्टि के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो जाता है। लेकिन देखिए कि एसी से निकलने वाला गैस वह पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, फिर भी लोग आवश्यकता नहीं होती है फिर भी उसका उपयोग करते रहते हैं। यहाँ दोस्तों के बीच में बातें हुई है, ये आप लोगों के सामने चौथे दृश्य में प्रस्तुत किया है। पांचवा दृश्य हम देखने जा रहे हैं कि पहला दोस्त दूसरा दोस्त, चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं। अरे दूसरा दोस्त कहते हैं मेरी भी तो सुन लो कोई, वाटर पार्क जाकर क्यों पैसा बर्बाद करते हो? 2 दिन से लगातार बारिश हो ही रही है, उससे पूरा शाहदरा स्विमिंग पूल बना हुआ है, वही चलते हैं ना। तीसरा दोस्त कहते हैं हाँ, अरे मिंटो ब्रिज है ना वह दिल्ली का, शाहदरा का मिंटो ब्रिज का भी वही हाल हो गया है कि वो पूरा डूब गया है।
दोस्त पहला कहता अरे एक बात बताओ कि ये 5-10 मिनट की बारिश से घुटने तक पानी भर जाता है, इसकी वजह क्या है? दोस्त कहता है वजह मैं बताऊं, कल जो आप मोमोज खा रहे थे, चटनी लगा लगा कर उसकी प्लेट कहाँ फेंकी आपने? अरे वही रोड पर। मतलब देखिए कि लोग हमेशा, अब तक के दृश्य में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि हर एक इंसान उसके लिए जिम्मेदार है। हर एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगेगा तो प्रदूषण या गंदगी बढ़ने से हम खुद ही सारी बातों को रोक सकते हैं। लेकिन नहीं, ये जो इतना बड़ा, थोड़ी सी बारिश हो जाती है मुंबई जैसे बड़े शहर में, थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो इतनी बड़ी गंदी नालियाँ है जो कि पानी बहाकर ले जाने वाली, लेकिन उसमें प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें, जब घन कचरा अटक जाता है तो पानी का रिसाव आगे नहीं चला जाता है, वह वहीं पे अटक कर वो पूरे शहर में, दुकानों में, घरों में घुस जाता है और उसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ता है कि यह अचानक इतनी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर पानी के नीचे डूब जाता है। चौथा दोस्त, और आप भाई साहब दुकान से जो सामान लेकर आते हैं उसकी प्लास्टिक की थैलियाँ, काली डब्बे, बोतलें कहाँ फेंकते हो? घर के सामने नाले में। और आपने हम दोनों को तो गिनवा दिया, खुद जो चबा रहे हो उसका पाउच कहाँ फेंकते हो? बोलो बोलो, आप भी फेंक देते हैं ना रास्ते में या नाली में? दूसरा दोस्त कहते हैं हाँ, और यही थैली, डिब्बे और कचरा नालियाँ रास्ते से जाता है नालों में, सीवर में, और ये कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी रोक देते, मतलब उसे निकालना रोक देते, पानी आगे नहीं बह जाता है। तभी तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। मतलब देखिए कि हमें मालूम है कि बहुत सख्त कानून हो चुका है कि प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए, कपड़ों से बनी हुई थैलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखिए कि बहुत बार जानबूझकर आंखें बंद करते हुए नहीं बल्कि खुली आंखों के साथ, ये जहाँ घर से निकलते समय कोई सब्जी भाजी के लिए, फल खरीदने के लिए, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, निकलते हैं घर से, उस वक्त कप कपड़े से बनी हुई थैली हम लेकर नहीं जाते हैं और वहाँ दुकानदार के पास जाने के बाद प्लास्टिक की थैली की मांग करते हैं जो उचित नहीं है, फिर भी हम उनका उपयोग करते रहते हैं और यह इस्तेमाल करने के बाद उसे यहाँ वहाँ नालियों में, कूड़े में फेंक देते हैं। प्लास्टिक तो इतनी जल्दी उसका विघटन नहीं हो पाता है, जिसका कारण हमें इसी तरह से भुगतना पड़ रहा है। अब सूत्रधार कह रहा है मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने पूरे ऋतु चक्र को उलट दिया है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात आती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बसंत में बारिश होती है, गर्मी में ओले पड़ते हैं, और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन किया है, उसे हम चूस रहे हैं, उसे जो जो निसर्ग ने हमें दे दिया है उसे हम परेशान कर रहे हैं, उसे लूट लिया है अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, विकास के लिए। विकास से हमारी अवधारणा, मतलब हमारी कल्पना क्या है, इसी अवधारणा के चलते हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिसका असर पड़ता है हमारे हाशिए पर, यानी कि सबसे अंतिम व्यक्ति है, बड़े बड़े लोग, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसका परिणाम जो कि इस जगत के अंतिम व्यक्ति पर पड़ता है। करते हैं हम, लेकिन परिणाम किसी दूसरों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि इन पेड़ों से मिलने वाला मुफ्त में ऑक्सीजन, धीरे धीरे अपने घरों को, रास्तों को बनाते समय हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन खरीद कर लेना पड़ेगा। यह बात हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? जल प्रदूषण कर रहे हैं, आगे चलकर पानी के लिए युद्ध छिड़केगा, यही बात आप लोगों के सामने आ जाएगी। मतलब हर बात जो हम लूट मार मचा रहे हैं, जो निसर्ग ने हमें दे दिया है उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये सब नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं लेखक। और आगे, बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया।
बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया, मौसम बदल रहा है। यहाँ ये हो रहा है, वो कभी तुम कहते हो वहाँ हो गया है। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया है, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया है। बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले। जो भी होता है तू ही तो बीज होता है, जो भी होता है हम ही तो बीज होते हैं, मतलब मूल कारण हम ही होते हैं। बंजर सी ज़मीन, दूषित है वह, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। मतलब इस गीत के माध्यम से भी देखिए कि लेखक आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं। दृश्य है छठा, एक इंसान, अरे इतना परेशान क्यों लग रहा है, क्या बताओ, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, उससे जो पैसे आए उन पैसों को लेकर शहर गया और अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन उससे भी फायदा नहीं हुआ। बारिश तो समय पर आती नहीं, लगता कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है मैंने। तीसरा व्यक्ति कहे, अरे ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता। दूसरा व्यक्ति कहते ट्यूबवेल लगवा तो, लेकिन बिजली आए तब ना, पानी का स्तर भी तो कितना नीचे चला गया है। तो क्या करेगा तू, और तेरे हाथ में ये छाले कैसे पड़ गए। दूसरा व्यक्ति कहता है मैंने सोच लिया है, मैं भी जल्दी फसल उगाने के लिए किसानों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालूंगा अपनी फसल में। प्रयत्न करने में क्या हर्ज है, पागल मत बन। भूल गया क्या, कमलेश को यही सब कुछ इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ जल गए और आर्थिक हालात भी बहुत ख़राब हो गई। मतलब देखिए यहाँ पर लेखक आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किसान के सामने जो बहुत बड़ी समस्या है आजकल, अपनी फसल किस तरह से ज़्यादा आ जाए, मेरा मुनाफा कैसे हो जाए, इसलिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते जा रहे लोग। लेकिन उससे जो रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से ज़मीन तो बंजर बन ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य के शरीर पर भी उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्जा लिया पर वक्त नहीं दे पाया, तंग आकर उसे आत्महत्या कर ली। जरा सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। दूसरा व्यक्ति कहते लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, अगर यह बारिश समय पर हो जाए तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाए। मतलब किसान के सामने अनेक सारी समस्या है, लेकिन अनेक सारी समस्याओं के बीच में भी वह जैसे तैसे अपना जीवन सफल बनाना चाहता है, लेकिन निसर्ग ही नहीं बल्कि स्वयं वह हमेशा संकट में फंसा हुआ दिखाई देता है। बंजर सी ज़मीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया है, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया है। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया है। बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले। जो भी होता है तू ही तो है उसका बीज। अरे इतना क्यों परेशान लग रहा है, कि किसान की जो समस्या है, समस्या को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। पति कहता है आज भी एक भी मछली नहीं फंसी, ऐसा कब तक चलेगा, घर में एक पैसा जो नहीं है, आज भी बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ा। पति कहता है मैं क्या करूं, जब से नदी के किनारे वो प्लांट लगा है, वो प्लांट सारा जहरीला केमिकल पानी से बहा देते हैं, जिसकी वजह से सारी मछलियां मर गई। पत्नी कहती है तो आप नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते। पति कहता है वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी उद्योगों की वजह से मछलियाँ खत्म हो गई है, और अगर किसी ने पकड़ लिया अलग मुसीबत। तो वहाँ पे उसका भाई है, भाई साहब हम दोनों आपके साथ आपके गांव चलेंगे, हम जंगल में काम कर लेंगे, कम से कम बच्चों को तो भूखा नहीं सुलाना पड़ेगा। जबकि देखिए 7वें दृश्य में लेखक, जो व्यक्ति अपने जीवन में रोज़मर्रा काम करके जीवन यापन चलाना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, मछुआरे का जीवन के बारे में, जो कि जल प्रदूषण हो गया है,
बड़ी बड़ी कंपनियों के गंदा पानी, रासायनिक पानी पानी में बह रहा है, जिसके कारण नदी में जो मछलियाँ हैं वो मर रही है। आज तीसरा दिन आ गया, लेकिन फिर भी वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। बच्चे भूखे सो रहे हैं। तो घर में उसका भाई आ गया है। वो उसे कहता है कि चलो हम अपने गांव चलते हैं, यहाँ पर हम अपना पेट नहीं भर सकते हैं। यहाँ जल प्रदूषण की बात फिर से कही है। भाई कौन सा जंगल, कैसे जंगल? हमने विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए हैं। अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। जिन पेड़ों के सहारे हम रहते थे वे पेड़ ही नहीं रहे। जिन जानवरों पर हम खाने, कपड़े और दूध के लिए निर्भर थे, जानवर नहीं रहे। हमारे खेत जला दिए गए, नदियाँ गंदी कर दी। अब वहाँ कुछ नहीं बचा छोटे, सिर्फ धुआं है धुआं। फैक्ट्रियों के, कारखानों से निकलता हुआ धुआं, जिसने पूरे परिवार को प्रदूषित कर दिया है। मतलब देखिए कि रोज़मर्रा अपने जीवन में काम करके जीवन जीने वाले लोगों के जीवन में इस तरह से जल प्रदूषण के कारण या पेड़ों को काटने के कारण, जैसे गांव में भी आज वो छोटा सा गांव, सुंदर सा गांव नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ पे हरियाली चाहिए थी, जहाँ पे जंगलों का वास होना चाहिए था, वहाँ पे ये सफ़ेद जंगल खड़े होने लगे हैं, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। देखिए छात्रों, कुल मिलाकर सारे जो दृश्य थे, हमने दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए, और जो अब तक बातें कही थी वो आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं। अब आगे चलकर 8वां दृश्य है। एक मजदूर है, डॉक्टर साहब कल रात से मेरी आंखों में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर कहते आप कहाँ काम करते हैं? मजदूर कहता है यही पास में फैक्ट्री बन रही है, मैं उसी में मजदूर हूँ। डॉक्टर कहते हैं आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है, अब बाहर धूप में जाते समय चश्मा क्यों नहीं लगाते? मजदूर कहता है मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, मैं चश्मा कहाँ से लगाऊँ? डॉक्टर कहते हैं ये दवाइयाँ खरीद लेना और पूरी बाह के मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। मजदूर कहता है डॉक्टर साहब मैं मजदूर हूँ, बाहर निकल कर काम तो करना ही पड़ेगा, और ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर कहते हैं देखिए अगर आप ये सब नहीं करेंगे आपके स्किन कैंसर हो जाएगा। मतलब देखिए कि मजदूरी करने वाला ऐसे कड़ी धूप में काम करता रहा है, उसकी आंखें लाल हो गई है, हाथों पर निशान पड़ने लगे हैं, तो डॉक्टर साहब उसे अपने मतलब अपनी जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी के साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखने के लिए कहते हैं। लेकिन यह सूरज की रोशनी, मतलब सूरज से निकलने वाली किरणें हैं, उसका परिणाम मजदूरों के बदन पर, उनकी चमड़ी पर कैसे होता जा रहा है, यह भी दिखाने का प्रयत्न किया है। 9वां दृश्य, अंतिम दृश्य की तरफ हम जा रहे हैं। अरे सब भागो भागो भागो, क्या हो गया है? ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहाता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है। हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम आगे मत जाओ। एक महिला रो रही है, मेरा घर है वहाँ, मुझे अपने घर जाना है। आदमी कहता है अरे क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? खेत खलियान सब कुछ डूब चुका है, कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पर। महिला कहती है पर मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। आदमी कहता है अरे आगे मत जाओ, अरे कोई रोको इसे। रिपोर्टर कहते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इस जिले में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही होती जा रही है। महिला कहती कि मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। वो औरत दहाड़ मार कर रोई रही है। मतलब देखिए कि इन संवादों के माध्यम से लेखक आप लोगों को जो जागतिक तापमान बढ़ोतरी के कारण अचानक बादल फटने की घटनाएं आजकल जगह जगह हो रही है, उत्तराखंड में तो है ही, लेकिन यहाँ छोटे छोटे गाँवों में इस साल भी कोकन में हुआ तथा मालिन गांव में हुआ। ये घटनाएं आप लोगों के सामने बहुत ताज़ा उदाहरण है, जो कि इसी तरह से हम अगर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे तो हम अपनी दुनिया को, हमें आपको हम बचा सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।